के शो में। सेक्रेटरी बल्दियात सिंध रोशन शेख गिरफ्तार, मजीद 4 केसेस की तफ्तीश का भी फैसला। माशी सूरत हाल, हुकूमत और ऑपोजिशन के मुतजाद दावे, हकायक क्या? जुलाई में मुस्बत माशी अशारिये, क्या माशी इस्तेहकाम की तरफ सफर शुरू? चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की क़यादत में बिला इम्तियाज एहतसाब 2 साल के दौरान 363 अरब रुपए की रिकवरी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। सबसे पहले सब में अहम बात, नैब की कारकर्दगी रिपोर्ट। चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल की क़यादत में जो नैब की कारकर्दगी रही है, आप उसको कह सकते हैं कि वो अनप्रेसिडेंटेड है। यानी इससे पहले नैब की कारकर्दगी क्या रही और चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल के आने के बाद गुज़िश्ता 2 साल में जिस तरह नैब की कारकर्दगी देखी गई, नैब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखे गए, और ये सिर्फ नहीं कि इन नंबर्स को आलमी सतह पर आलमी इदारों की तरफ से भी सराहा गया। रिसेंटली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चेयरमैन नैब की कारकर्दगी को सराहा, उनके गुज़िश्ता 34 माह के इकदाम को इम्पैक्टफुल कहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से भी चेयरमैन नैब की कारकर्दगी को सराहा गया। अगर बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यह कहा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी रैंकिंग को इंप्रूव किया। जहां पाकिस्तान 10 साल पहले खड़ा था उसके मुकाबले में, या 20 साल पहले खड़ा था, पाकिस्तान का स्कोर इंप्रूव हुआ। पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी मुमालिक में करप्शन के, वो इंप्रूव हुई। पाकिस्तान का सीपीआई स्कोर जो कि 32 रहा 100 में से, और इस तरह से पाकिस्तान जिन मुमालिक की स्टैंडिंग में 120 नंबर पर आया 180 मुमालिक में, ये सब भी चेयरमैन नैब की काविशों को सराहते हुए कहा गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से। ना सिर्फ ये, बल्कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यह भी कहा कि नैब के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को जब 27 साउथ एशियन कंट्रीज के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स से कंपेयर किया, तो देखा यह गया कि उन रीजनल एजेंसी से कंपैरिजन में पाकिस्तान की नैब यानी अकाउंटेबिलिटी एजेंसी है, इसकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या तो एट पार हैं या फिर रीजन से भी बेहतर पाए गए। यही नहीं, चेयरमैन नैब की ज़ेरे क़यादत हमने देखा कि नैब में बहुत सी इस्लाहात भी हुई। हम ये कह सकते हैं कि 2 साल के अरसे के दौरान चेयरमैन नैब की ज़ेरे क़यादत बिला इम्तियाज एहतसाब तो हुआ, लेकिन नैब के ऑपरेशंस, नैब में अवेयरनेस, प्रिवेंशन, प्रोसिक्यूशन और इसके अलावा दीगर शोबों के अंदर मुसलसल इस्लाहात का अमल जारी रहा। हम कह सकते हैं कि एक मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का निजाम वज़ा किया गया, जिसके तहत सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी नैब में शुरू की गई। चेयरमैन नैब की ज़ेरे क़यादत आप लोगों के एतमाद का अंदाजा भी इस तरह लगा सकते हैं कि हालिया गैलप सर्वे में बताया गया, ईरानियन गैलप सर्वे में, कि तकरीबन 59% पाकिस्तानियों को नैब के दायरे के ऊपर एतबार है। और इस एतबार का आपको एक नंबर से और भी अंदाजा बताते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि कितना एतबार है, कि तकरीबन 2019 में 53,000 कंप्लेंट्स नैब को मौसूल हुई, जिनमें से 42,000 के करीब कंप्लेंट्स नैब ने प्रोसेस भी की। और इससे अंदाजा हुआ कि पिछले साल यानी 2018 के मुकाबले में कंप्लेंट्स का बढ़ना मुसलसल नैब के इदारे के ऊपर लोगों के एतमाद का इजहार है। यही नहीं, बल्कि नैब के जो कन्विक्शन रेट्स हैं, जिसके ऊपर अक्सर तनकीद होती है, चेयरमैन नैब के जावेद इकबाल साहब के दौर में इसमें इजाफा भी हुआ, बल्कि आप कह सकते हैं कि काबिल जिक्र कामयाबी है, क्योंकि व्हाइट कॉलर क्राइम्स के अंदर 68.8% का सजा का जो तनासुब है, कन्विक्शन रेशो है, ये कहीं भी नहीं देखा जाता। और हमने देखा कि पाकिस्तानी नैब ने 68.8% का कन्विक्शन रेट अचीव किया। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट बात आपको पता चले, जब हम कह रहे हैं कि 2 साल की कारकर्दगी बहुत जबरदस्त रही, तो उसको एक और नंबर सपोर्ट करता है। जब नैब की मजमुई यानी नैब के कयाम से लेकर अब तक मजमुई तौर पर नैब अब तक तकरीबन 467 अरब रुपए 466 बिलियन रुपीस कलेक्ट कर चुका है, रिकवर कर चुका है। ये वो पैसा है 467 अरब रुपए जो नैब अपने कयाम से लेकर अब तक रिकवर या वसूल कर चुका है बदउनवान अनासिर से और कौमी खजाने में जमा करा चुका है। लेकिन आप बात करें गुज़िश्ता 2 साल की, तो इन 2 साल के अरसे के दौरान चेयरमैन नैब की ज़ेरे क़यादत नैब तकरीबन 363 अरब रुपए 363 बिलियन रुपीस अगर राउंड ऑफ करें तो 364 अरब रुपए अब तक इकट्ठे कर चुका है, यानी वसूल कर चुका है बदउनवान अनासिर से, और यह सारा पैसा कौमी खजाने में जमा हो चुका है। तो चेयरमैन नैब की कारकर्दगी की अगर बात करें तो आपको इसी से अंदाजा हो जाएगा कि नैब की जो मजमुई कारकर्दगी यानी मजमुई जो रिकवरी रही जब से नैब का कयाम हुआ, और गुज़िश्ता 2 साल में जो नैब ने रिकवरीज करी, वो अलग ही स्टैंड आउट करती हैं। वो बताती हैं कि नैब ने कितने इंपैक्टफुल गुज़िश्ता 34 महीने गुजारे हैं।
गुज़िश्ता 2 साल में नैब की कारकर्दगी की बिला इम्तियाज कारकर्दगी का सबूत यह भी है कि नैब के खिलाफ तनकीद अक्रॉस द बोर्ड हुई। यानी अगर बात करें किसी पार्टी की तो वो ब्यूरोक्रेसी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हर एक की कोशिश रही कि नैब को डिसमेंटल किया जाए, हर एक की कोशिश रही कि वो चेयरमैन नैब के किरदार पर उंगली उठा सके, जिससे यह भी अंदाजा हुआ कि अक्रॉस द बोर्ड नैब की जानिब से कारकर्दगी दिखाई गई और बिला इम्तियाज एहतसाब का सफर शुरू हुआ। तो ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, बिला इम्तियाज एहतसाब का सफर अभी भी जारी है और चेयरमैन नैब की ज़ेर क़यादत ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हमने जो इस वक्त रिजल्ट हमने अचीव किए हैं, जो आपके सामने हमने रखे। अब आते हैं नैब कराची की तरफ और आपके सामने एक इंपॉर्टेंट स्टोरी ब्रेक करते हैं। ये स्टोरी तो हुई कल ब्रेक जब रोशन जो सेक्रेटरी बल्दियात थे उनको हिफाजती जमानत ना मिलने पर नैब की जानिब से गिरफ्तार किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको बताते चलें, क्योंकि नैब कराची की तरफ से हमने देखा है कि रिसेंटली जब से नैब कराची के नए डीजी आए, बड़े अरेस्ट इसलिए भी नहीं हुए क्योंकि बीच में कोविड आ गया, उसके अलावा एक ऑर्डिनेंस आया जिसकी वजह से नैब की कराची और ओवरऑल नैब की कारकर्दगी थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई। लेकिन नैब कराची दोबारा मुतहरिक भी हो गया। नैब की तरफ से हमने देखा है कि इंपॉर्टेंट केसेस पे, बड़े केसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब रिसेंट जो रोशन शेख साहब की गिरफ्तारी हुई है, इस पर कहा गया जी कि 5 अफसरान जो इस तहकीकात में शामिल हैं उनकी तरफ से एक प्रोग्रेस रिपोर्ट डीजी नैब को पेश की गई और कहा यह जा रहा है जराये के मुताबिक कि 4 मजीद ऐसे केसेस हैं जिसमें रोशन शेख जो कि साबिक सेक्रेटरी बल्दियात हैं, जो गिरफ्तार हुए सरकारी जमीन की इलीगल अलॉटमेंट के केस में, उनके खिलाफ 4 मजीद केसेस में बाकायदा तफ्तीश का आगाज किया जा रहा है। ये 4 केसेस क्या हैं? इनके अंदर कहा जा रहा है कि एसबीसीए, केडीए और एलडीए, इनके फंड्स में मुबैना खुर्द-बुर्द का इल्जाम भी रोशन शेख साहब के ऊपर है। अब ये इल्जाम है जिसकी तहकीकात होनी है। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ अफसरान की तैनाती जिसमें इनके करीबी रिश्तेदार शामिल हैं, जिनमें से एक रिश्तेदार को कहा गया कि रिसेंटली भी हटाया गया, पिछले माह जब वो नैब इन्वेस्टिगेशन का सामना करना शुरू किया उसने, तो उसको हटाया गया था। और इसी तरीके से एक इल्जाम यह भी लगा कि बतौर सेक्रेटरी बल्दियात तकरीबन 45 करोड़ यानी 450 मिलियन रुपीस का पेट्रोल और गाड़ियों की मुरम्मत के नाम पर फंड्स उससे मुबैना खुर्द-बुर्द की गई, जो बतौर ये सेक्रेटरी बल्दियात थे। ये भी एक इल्जाम है जिसकी तहकीकात अभी होनी है। यहां पर किसी भी तरह रोशन शेख साहब को डिग्रेड करना मकसद नहीं है, डिफेम करना, लेकिन जो जराये से इत्तलात मिली हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। रोशन शेख साहब पर यह भी इल्जाम है जी असला लाइसेंस के हवाले से फंड्स की मुबैना खुर्द-बुर्द, ठेके देने और अफसरान की तैनाती, और कहा जा रहा है कि इन चारों इल्जामात की तहकीकात नैब की जानिब से अब की जा रही है। हम उम्मीद रखते हैं कि तहकीकात शफाफ तरीके से होंगी और इसके बाद इंपॉर्टेंट ये भी है जी कि रोशन शेख साहब के ऊपर जो इल्जामात हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा और 68.8% कन्विक्शन रेट के साथ हम उम्मीद रखते हैं कि नैब इस केस को भी सही तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो बड़ा अहम सवाल उठाएंगे। हम सवाल ये उठाएंगे कि पाकिस्तानी मईशत आखिर जा किधर रही है। एक नजर तो वो है जो हुकूमत जिस नजर से देख रही है, एक नजर वो है जो अपोजिशन जिस नजर से देख रही है। दुरुस्त तज्जिया क्या है, दुरुस्त हकायक क्या है, असल हकायक क्या है, आज करेंगे बेनकाब। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में अहम तरीन सवाल पाकिस्तानी मईशत और माशी इशारियों के हवाले से उठाएंगे। एक तरफ हुकूमत है और हुकूमत का दावा है कि खुशखबरी है कि मुल्क माशी सही सिंध की तरफ गामजन है। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से करंट अकाउंट खसारा यानी करंट अकाउंट सरप्लस जो अब हो गया जुलाई के महीने में, ये नंबर्स पेश किए गए। बताया गया कि रेमिटेंसेज में इजाफा है, एक्सपोर्ट्स के अंदर एक बेहतरी नजर आई है और ये तमाम इशारिये इस बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मईशत सही सिंध में गामजन है। दूसरी तरफ अपोजिशन की बात सुने तो अपोजिशन कह रही है कि पाकिस्तानी मईशत डूब गई है, पाकिस्तानी मईशत को तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तबाह कर दिया है और मुल्क का अब कोई पुरसाने हाल नहीं है और एक अलग ही पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है। इसकी हकीकत क्या है? यानी जो दोनों दावे हैं जिनमें इतना तजाद है, इसमें से असल इस वक्त हकीकत क्या है? दो बड़े इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट और मारूफ इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अशफाक हसन साहब, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जो इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर खुशामदीद कहते हुए। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, पहले आपसे हम पूछना चाहेंगे कि हुकूमत की तरफ से ये कहना कि करंट अकाउंट खसारा, रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स में जो स्लाइट इंप्रूवमेंट है, ये इंप्रूवमेंट क्या आप समझते हैं परमानेंट है या मजीद 3 या 4 माह मजीद देखना चाहिए? और क्या ये सस्टेन करती है या नहीं करती? इसको 3-4 माह वेट करने के बाद हम बेहतर असेस कर सकते हैं कि हमारी एक्सटर्नल साइड इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है। डॉक्टर साहब, जब हम तालीम हासिल कर रहे थे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में जी, तो हमें ये बिल्कुल बताया गया था, हमारे टीचरों ने बताया, किसी 1 महीने 2 महीने के
नंबर पे आप जश्न न मनाया करें, ठीक है? क्योंकि जैसे अभी मैंने देखा कि आज हेडलाइन भी अखबार में लगा हुआ है एक्सपोर्ट्स रेमिटेंस के हवाले से कि इसमें इजाफा हुआ है। बिल्कुल इजाफा हुआ है, रेमिटेंस में बिल्कुल इजाफा हुआ है, लेकिन ये हमें देखना है कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा क्यों हुआ। अब हम सबको पता है कि मार्च के एंड में लॉकडाउन शुरू हो गया था हमारे यहाँ पर भी, और यहाँ से जब जो सामान जो शिपमेंट हो रहा था दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट के हवाले से, तो उन्होंने हमारे जो एक्सपोर्टर हजरात हैं उनको कहा था कि आप अभी माल ना भेजें, अपना उसको होल्ड कर लें, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से उनके एयरपोर्ट पे भी एक्टिविटीज वगैरह बंद हो गई थी, उनके यहाँ भी लॉकडाउन शुरू हो गया था, हमारे यहाँ भी लॉकडाउन शुरू हो गया, पोर्ट पे एक्टिविटीज रुकी हुई थी। तो ये मार्च अप्रैल मई तक तो ये हालात हमारे रहे, सब चीजें रुकी हुई थी। अब वो क्योंकि पैंडेमिक का असर पाकिस्तान में तो कम हो गया है, मार्केटें खुल गई हैं, सामान की शिपमेंट हो रही है, अब वो वहां पहुंच रहा है। तो क्या है, ये बैकलॉग जो था चीजों का मार्च और अप्रैल से जो सामान और मई का सामान जो पड़ा हुआ था वो अब जा रहा है। तो ये वन टाइम आपको तो मिलेगा, क्योंकि 3 महीने के चीजें जो है वो अब बाहर जा रही हैं एक्सपोर्ट्स में के शक्ल में, तो इसलिए आपको ज्यादा एक्सपोर्ट्स नजर आएगा। इसी तरीके से जो रेमिटेंस में इजाफा है वो किसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से नहीं है, ये पैंडेमिक की वजह से अरब ममालिक में और इवन अमेरिका वगैरह में जो लोग थे वो उनके मार्केटें बंद थी, अमेरिका वगैरह, और ये जो हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, यहाँ से आपने देखा कि प्लेन भर के हमारे जो वर्कर हजरात हैं तो वो वापस आ चुके हैं, उनकी नौकरियां खत्म हो गई है वहां से, तो वो अपनी सेविंग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अमेरिका से भी जो रेमिटेंस बढ़ा हुआ आपको नजर आ रहा है वो इसलिए बढ़ा हुआ था कि वहां पर भी लॉकडाउन था, लोग बैंक में जाके पैसे नहीं भेज पा रहे थे। अब चूंकि उनकी मार्केट खुली है तो वो वहां से वो पैसा अब भेजना शुरू किया है। तो ये एक जो एक तो इसके कई वजूहत हो गए, एक तो ये है कि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, तो अपने साथ ये पैसे लेकर आ रहे हैं, सेविंग अपने लेकर आ रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है। आप खुद के सोचें कि मिडिल ईस्ट में अगर हमारे वर्कर को निकाल दिया गया है तो रेमिटेंस कैसे बढ़ेगा? रेमिटेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो साथ अपनी सेविंग लेकर आ रहे हैं। जो लोग वहां काम करते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अपने फैमिली को हर महीने भेजते हैं और बाकी पैसे वहीं रखते हैं, लेकिन चूंकि आप वापस आ रहे हैं तो ये ज्यादा तमाम अपनी सेविंग को लेकर आ रहे हैं, इसलिए आपको बड़ा नजर आ रहा है। इसलिए हमें 1-2 महीने के नंबरों पे इतना ज्यादा जो है ना एक्सूबरेंस का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। ये हमें हमारे टीचरों ने भी हमें बताया था और हम आपके प्रोग्राम से हुकूमत वक्त को भी बता रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हालात में बेहतरी नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है, मुझे भी नजर आ रही है। एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी वापस आया है। प्राइवेट सेक्टर भी हमारा जो है वो एक उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। हम जैसे लोगों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा, क्योंकि वो हाराकारी नहीं हो रही है, मईशत में वो अनसर्टनिटी इस वक्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो सस्पेंडेड है, 6-7 महीने से सस्पेंडेड है, जिसकी वजह से न बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, न गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, न इंटरेस्ट रेट में कोई बढ़ रहा है, एक्सचेंज रेट में हाराकारी मची हुई है, जैसे 10 रुपया डिवैल्यू हो गया, शाम होते होते 2 रुपया वापस आ गया। इस तरीके से जो हरकतें हो रही थी माजी में, पिछले 2019-20 के माली साल में पैंडेमिक से पहले जो हालात थे वो नहीं है अभी, क्योंकि IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है। जिस दिन हमने दोबारा रिवाइव कर दिया IMF का प्रोग्राम, मत भूलें कि फिर यही कार्रवाई शुरू होगी। गैस की कीमतें बढ़ाओ, बिजली की कीमतें बढ़ाओ, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, एक्सचेंज रेट को डिप्रिशिएट करो, फिर एक स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में चले जाएंगे और हमारा प्राइवेट सेक्टर जो इस वक्त जिसने एक कॉन्फिडेंस गेन किया है वो सब शटर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात जो आपने की ना डॉक्टर साहब के 1 से 2 माह के आप नंबर्स की बुनियाद पे नहीं कह सकते कि सब कुछ बेहतर हो गया, कभी भी नहीं कहना चाहिए। देखें, ये कोई भी स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जिसने कभी थोड़ी बहुत भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है
वो कभी भी इस चीजों पे अपने जो बॉस हैं उसको कभी नहीं कहेगा कि सर आप छलांगे मारना शुरू कर दें। ये वही लोग करेंगे जिनको अपनी नौकरी हमेशा खतरे में रहती है। अच्छा, वो खुशनुदी हासिल करने के लिए एकदम विदाउट रियलाइजिंग के मैं क्या बोल रहा हूं, जाके प्राइम मिनिस्टर को कह देते हैं वो सर देखें रेमिटेंस कहां से कहां पहुंच गया, पाकिस्तान की तारीख में एक महीने में इतना कभी रेमिटेंस अच्छा, नहीं एक आया। सवाल डॉक्टर शाहजान सिद्दीकी साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, ये बार बार हुकूमत की तरफ से एज अ सक्सेस स्टोरी अपने एक्सटर्नल साइड को हाईलाइट करना कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, और फिस्कल साइड को बिल्कुल ही, यानी फिस्कल साइड भी हमारी 8.9 से 8.1% आ गई, लेकिन हमारे रेवेन्यूज में कोई इजाफा नहीं हो रहा। यानी जो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि रिफॉर्म्स आएंगे, रेवेन्यूज बढ़ेंगे, हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करके अपने फिस्कल डेफिसिट को कम कर रहे हैं और उस पर हम खुश हो जाते हैं, लेकिन सक्सेस स्टोरी करंट अकाउंट डेफिसिट ही बताया जा रहा है। तो ये किस हद तक दुरुस्त है डॉक्टर शाहजान सिद्दीकी साहब? देखिए, आपने बहुत अहम नुक्ते उठाए हैं। पहले मैं रेमिटेंस का अगर आप इजाजत दें तो एक जुमला कह दूं। जी, ये बहुत बड़ा अपने आप को धोखा देना है कि रेमिटेंसेस हमारी बढ़ रही है। मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि इस माली साल में रेमिटेंसेस नहीं बढ़ेंगे। उसकी वजह मैं आपको बता दूं ना, ये जब आप कह रहे थे कि जिस तारीखी इजाफा हो गया, मेरे कान पक गए, तो जरा उसकी तफसील तो देख लें। अमेरिका से जो जुलाई में रेमिटेंसेस आई हैं, जो आप कह रहे हैं तारीखी इजाफा हुआ, अमेरिका से एक महीने में $250 मिलियन की रेमिटेंसेस गिर गई हैं पिछले महीने के मुकाबले। यानी अमेरिका वालों ने नहीं भेजी है। अब भेजी किसने है? $300 मिलियन आए हैं आपके ज्यादा यूएई से और सऊदी अरब से। उसकी वजूहत वही है जो अभी बता रहे थे। लेकिन ये भी देखें कि ईद का भी मौका था, कुर्बानी का भी मौका था। पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ रही थी, तो वहां जो बेचारे लोग थे हमारे, वो अपने खानदान को निस्बतन उनको ज्यादा भेजा। फिर अनसर्टेनिटी, तो ये जो $300 मिलियन यूएई से आए हैं, ये परमानेंट नहीं है। इस साल आपकी रेमिटेंसेज में इजाफा नहीं होगा, और अमेरिका से जो 250 मिलियन की कमी हुई है, हुकूमत को चाहिए कि इन बातों पर गौर करें। प्राइम मिनिस्टर साहब को मिसगाइड करना उन मुशीरों की तरफ से मेरे ख्याल से ये बड़ी ज्यादती है। उनका काम है, ये है हुकूमत के आंख और कान। अगर वो प्राइम मिनिस्टर से ये बातें नहीं बताएंगे अपनी खुशनुदी के लिए, तो ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, पाकिस्तान की मईशत के साथ। ठीक है डॉक्टर साहब, जो मेरा सवाल था मैं उसको ब्रेक के बाद आपसे जानता हूं। डॉक्टर शाहजान सिद्दीकी साहब से जानूंगा कि जो बार बार हाईलाइट करना एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर होने वाली डेवलपमेंट्स को और फिस्कल साइड के बारे में ज्यादा बात नहीं करना, क्योंकि टैक्स रेवेन्यूज में इजाफा बहुत जरूरी है, इसी तरह एक्सपोर्ट्स में इजाफा बड़ा जरूरी है। और ये भी जानेंगे कि आगे चल के माशी आउटलुक क्या नजर आता है। जो इस माशी पंडित हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात माशी हकायक के हवाले से उठाए जा रहे हैं। माशी इशारिये जो बता रहे हैं जुलाई के महीने में, हमने ये जाना और आपको बताया कि किस तरह से 1 या 2 महीने के नंबर्स रिफ्लेक्ट नहीं करते कि आपकी मईशत वाकई में सही स्थिति में आ गई है। डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने भी कहा, डॉक्टर शाहजान साहब ने भी कहा कि 1-2 माह काफ़ी नहीं होते, कम से कम 3-4 माह तक नंबर्स रहें, सस्टेन करें, तो हम कह सकते हैं कि शायद ये इशारिये यानी जो नंबर्स आ रहे हैं ये पॉजिटिविटी की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो नंबर्स आ रहे हैं ये कहना दुरुस्त नहीं है कि मईशत सही सिंथ में आ गई है। इसके साथ साथ अहम सवाल डॉक्टर शाहजान सिद्दीकी साहब से हमने उठाया था कि बार बार गवर्नमेंट की तरफ से अपनी एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर सक्सेस स्टोरी को प्रोजेक्ट किया जाता है, फिस्कल साइड का इतना जिक्र नहीं होता। रेवेन्यूज बढ़ाना बड़ा जरूरी है, खुद खान साहब कहते थे कि 8,000 अरब तक रेवेन्यूज को लेके जाएंगे जब हुकूमत में आएंगे, लेकिन फिस्कल साइड का जिक्र नहीं होता। अगर कमी आई भी है 8.9 से 8.1% की, तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन करके आई है, खराजात कम करके कमी आई है। इसमें रेवेन्यूज बढ़ना इस पर जरूरी थे, वो नहीं हुए। डॉक्टर शाहजान सिद्दीकी साहब के साथ हारून शरीफ साहब, जो कि साबिक चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, प्रोग्राम में साथ मौजूद है, उनको भी खुशामदीद। डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल आपकी तरफ छोड़ के गया था ब्रेक से कबल, आप अगर इसका जवाब इनायत फरमाएं। देखिए, आपने जो बात की थी बजट खसारा जो है, इस हुकूमत को विरसे में जो मिला था वो 6.6% था जी। पिछले साल ये 8.9% था, इसमें जबरदस्त इजाफा हुआ। इस साल उन्होंने ये किया है कि तरक्याती अखराजात में कई 100 अरब रुपए की कटौती की है, जो एलोकेट किया था उससे कम खर्च किया है। कुछ रिफंड हमने रोके हुए हैं, और दूसरी बात ये थी कि अगर मेरा अपना अंदाजा ये है कि सूबों ने वो ये भी कहा है कि एक तरफ तो आप शोर करते हैं कि जी हमें डिविजिबल पूल से पूरी रकम नहीं मिली, मगर फिर भी उसको पूरा खर्च ना करें, इस तरह से उसको कंट्रोल किया है। वरना इस साल बजट खसारा एक्चुअली आप देखें तो 10% के करीब रहेगा।
2200 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने के बावजूद टैक्सों की वसूली, जो टैक्सों का हजम है, उससे कम है जो 2018 में पिछली हुकूमत छोड़कर गई थी। तो अब सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि इस वक्त हमें पोजीशन जो नजर आ रही है वो ये है कि तेल की कीमतें पाकिस्तान में दुनिया भर में बढ़ने वाली है। पाकिस्तान में इंपोर्ट्स जो है तेल की, और दूसरी बढ़ेंगी क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, उससे रुपए की कदर पर भी दबाव बढ़ने वाला है। तीसरे मुझे ये भी तो सोचना है कि मेरे मुल्क में जो शरह सूद है वो नेगेटिव हो गया है। इस वक्त अफरात ज़र है 9.3 और स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट है 7%। तो 2.3% के मनफी या 230 बेसिस पॉइंट मनफी पर मईशत नहीं चल सकती। दूसरी बात ये थी कि IMF का प्रोग्राम अक्टूबर से शायद हम रिज्यूम कर रहे हैं, ये फैसला हो गया, तो उसके शराइत पर अमल करके भी कुछ यूटिलिटीज के दूसरी तरफ हम बढ़ाने जा रहे हैं जी। तीसरी तरफ हमने ये कर दिया कि अपना वो बजट खसादे को कंट्रोल करने के लिए दूसरी चीजों के लिए शरह सूद में जो कमी की है उससे पाकिस्तान में महंगाई बढ़नी शुरू हो गई हुई। और दुनिया में पेंडेमिक के बाद महंगाई कम हुई है, हमारे यहाँ बढ़ी है हुकूमत की पॉलिसियों से। मगर अवाम के नुक्ता नजर से चूंकि आप ज्यादा बात करते हैं, तो अगर मैं आपको एक फिगर दूं कि फरवरी 2020 में जब ये वबा नहीं फैली थी, अगर एक आदमी ने अपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराया था तो उसको 940 रुपए उस पर सूद मिलता था एक महीने में। अब उसको फिगर कम हो गई 760 मुनाफा। तो आपने 2 करोड़ लोगों को ही जो मुनाफा मिलता था बैंक से वो निस्फ कर दिया। तो पेंडेमिक तो उनके लिए भी आए हैं, ये सूरत भी हाल भी जारी नहीं रह सकती। तो अब रुपए की कदर पर दबाव बढ़ना चला है। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो भी आप बात करें, मैं तो सिर्फ एक फिगर देना चाहता हूँ, वो ये है कि 2018 में जब हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आया, एक साल में $5 अरब 2018 में आया था। इस हुकूमत के 2 साल में $2 अरब आया, यानी $1 अरब सालाना, और उस वक्त था $5 अरब। तो हमें ये देखना है कि टैक्स रेवेन्यूज भी हमारे गिर रहे हैं, फॉरेन टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी गिर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज उससे नीचे है जो हमने लिया था जिस दिन हलफ उठाया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने। मगर साथ में ये भी देखना है कि क्या बेहतरी आई है बाकी करंट अकाउंट डेफिसिट में। $17 अरब की रेमिटेंसेस गिरी है 2 साल में, ये हम क्यों भूल रहे हैं। तो अगर $20 अरब से वो $3 अरब पर आया है तो $17 अरब की रेमिटेंसेस गिरी है, 61 से $44 बिलियन पर आ गई। तो ये तो बढ़नी है ना। तो जब बढ़ेंगे तो इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। मैं इसको नहीं मानता कि हमें 3 महीने इंतजार करना है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा पाकिस्तान में। मैं आज आपको बता रहा हूं शरह नमू हमारी सुस्त रहेगी। मैं आज आपको बता रहा हूं कि हमारी एक्सपोर्ट जो है इन 2 वर्षों में $2 अरब गिरी हैं और रेमिटेंसेस $3 अरब बढ़ी हैं। ये तो उल्टा हो रहा है। हमें तो अपने एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, इंपोर्ट बढ़ेंगी। तो ये वो चीज है कि आप पॉलिसी एडजस्टमेंट अगर हम नहीं करते और रेमिटेंसेस को किसी भी तरह से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बरामदात नहीं बढ़ती। में जो इजाफा हुआ है, जो कहा गया कि इजाफा हुआ है, बेहतरी आई है, वो कोई नई पोटेंशियल हमने नहीं अचीव की है, हमने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई नहीं किया है। वही एक्सपोर्ट कैपेसिटी है, उसी बुनियाद पे जो कुछ इजाफा हो गया, जो भी अशफाक साहब बता भी रहे थे कि ऑर्डर्स रिलाइज हुए हैं। 6% इजाफा हुआ, 6% इजाफा हुआ पिछले साल उसी मंथ में। तो उसमें इसमें 6 में अगर मेरी गुजारिश सुन लें, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस हुकूमत के 2 वर्षों में $1 तक 44 रुपए गिरे हैं, 124 से 168 पर आ गया। उससे पहले के जो 10 बरस थे उसमें 56 रुपए गिरे थे, यानी $5.60 साल डॉलर गिरा था, अब 22 रुपए गिरा है। मगर जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो बहुत संगीन है कि जब दिसंबर 2017 में बात हो रही थी कंट्री दिवालिया हो गया, तबाह हो गया, तो स्टेट बैंक का मेरे पास वो रिपोर्ट है जिसमें ये कहते हैं कि जो रुपए की कदर हमारी जो है, जिसको हम कहते हैं मसनूई रखा हुआ है, स्टेट बैंक दिसंबर 2017 में कह रहा था कि ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, और ये जो डॉलर पैरिटी है ये जमीनी हकाइक के मुताबिक है। और ये जो हम कह रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट में लिखा है कि ये जो 1-1.5 अरब रुपए हमने कम किया डॉलर का, इससे करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कोई इस बात नहीं की थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टेट बैंक क्या रिपोर्ट दे रहा है, आपको एक्चुअल रियलिटी क्या थी, हुकूमत क्या कह रही है। आज की तारीख में स्टैटिस्टिक्स कुछ और कह रहे हैं, स्टेट बैंक के वजारत खजाना के स्टैटिस्टिक्स जो कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि अगर हमारे वुज़रा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फिगर्स कोट करें
तो वो जो दावे कर रहे हैं वो कर ही नहीं सकते। सही। वो बात अच्छा, करते हैं हट के अच्छा, ये जो शरे नुमू है जो हारून शरीफ साहब आपकी तरफ भी आते हुए, ये जो प्रोजेक्टेड है कि 1.25% या ग्रोथ होगी, जो हमारा डेफिसिट है फिस्कल डेफिसिट वो 8% है, 8% ज्यादा है, तजारती खसारा कम हुआ है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है उसको मानते हैं, लेकिन क्या सिर्फ तजारती खसारा कम करने से इस फिस्कल डेफिसिट के साथ 8% ज्यादा के साथ हम अब कर्जों के बोझ से निकल पाएंगे या मजीद धंस जाएंगे इस दलदल में? हारून शरीफ साहब। जी सुफान, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, हमें रियलिस्टिक होने की जरूरत है। पाकिस्तान पिछले 1.5 साल से स्टेबलाइजेशन के प्रोग्राम में है। जब स्टेबलाइजेशन होती है तो डिमांड को कंप्रेस किया जाता है और इकोनॉमी श्रिंक होती है। अभी ये हो ही रहा था कि इसके बाद हमारे पर कोविड-19 पेंडेमिक में मुल्क चला गया और अल्लाह के फजल से हमने बाकी ममालिक से उसको बेहतर डील किया, लेकिन उसका एक शॉक लगा जिससे बहुत रिसोर्सेज चले गए, बिजनेस स्लो हो गया और हम नेगेटिव ग्रोथ पे आ गए। अब रियलिस्टिक बात यह है कि हमारी खित्ते में जो रिवाइवल है, अगर आप बाकी ममालिक का देखें, चीन का, हिंदुस्तान का, बांग्लादेश का, वो एक वी शेप है कि वो नीचे डिप किया है उन्होंने नेगेटिव में और वो 2021 में 6% प्लस से जाने की प्लान कर रहे हैं। हमारी जो प्रोजेक्शन है वो 1 से 2% के दरमियान है। तो मेरे हिसाब से एक तो ये खासा वरीसम बात है कि हमारी जो ग्रोथ है वो इतनी कम है। इट्स वेरी नेचुरल, जो भी बात कर रहे थे मेरे कॉलीग, कि जब ग्रोथ इतनी कम होती है तो एक्सपेक्ट करना कि हमारे पास रेवेन्यू भी आएगा और हमारे पास नौकरियां भी क्रिएट करेंगी, वो कहाँ से होंगी? तो हमारे पास अगला साल रियलिस्टिकली स्पीकिंग एक रिवाइवल का साल है, ग्रोथ का साल नहीं है। हम अगर स्टेबलाइजेशन को मेंटेन करते हैं, IMF प्रोग्राम की रिलैक्सेशन खत्म हो जाती है और दोबारा से स्ट्रिक्ट मेजर्स आ जाते हैं और मॉनेटरी टाइटनिंग शुरू हो जाती है, तो ये जो सेंटिमेंट हमें अभी नजर आ रहा है ये ज्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को 2021 में अगर हम कुछ नौकरियां बचा पाए, कुछ इंडस्ट्रीज जैसे हमने कंस्ट्रक्शन को इंसेंटिव दिए हैं, और अगर हम एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस पे काम कर सकें, जो सब मेरे कॉलीग कहते हैं कि रुपए की कीमत घटाने से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, उसकी वजह ये है कि दुनिया में हमारी जो चीजें हैं वो कंपेटिटिव नहीं है। हमें 2 या 3 विनर्स को पिक करके वहां पर फोकस करने की जरूरत है। हमें आगे का सोचना है। ये जो करंट इस वक्त जो एनालिसिस हो रहे हैं, देखिए पाकिस्तान का पिछले ये जो क्राइसिस है ये कोई नया नहीं है। हम घूम घूम के उसी साइकिल में फंसते हैं क्योंकि हम स्ट्रक्चरल चीजों की तरफ तवज्जो दे नहीं पाते। कैपेबिलिटी भी कम है और तरजीहात का इशू है। लेकिन इस गवर्नमेंट को आप ये क्रेडिट दीजिए कि उन्होंने अभी जैसे एक स्ट्रक्चरल इशू है हमारा IPP का, एटलीस्ट उस पर बातचीत शुरू की है। तो स्ट्रेंथ है, लेकिन हमें पाकिस्तान के लिए जितनी हमारी आबादी है, जो नई लेबर फोर्स आ रही है, जो जॉब क्रिएट करने हैं, उसके लिए हमें ग्रोथ को बढ़ाना होगा। एग्जैक्टली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हारून साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रेक की तरफ पढ़ना है। आप कह रहे हैं कि रिवाइवल का साल है नेक्स्ट ईयर, ग्रोथ का साल नहीं है। एक कमर्शियल के बाद हम प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं आज इस प्रोग्राम में, हमारे साथ रहेगा स्पीकर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज अहम तरीन हकायक से पर्दा उठाया। हमने ये जाना कि पाकिस्तानी मईशत सही सिमत में गामजन है, इस हुकूमती दावे में हकीकत है या नहीं, और ये इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट से जाना। हमने आपको ये बताया कि नैब कारकर्दगी में क्या बेहतरी देखने में आई, बिलखुसूस चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब के टेन्योर में। पिछले 2 साल की कारकर्दगी नैब की वो किस तरह की रही, रिकवरीज के लिहाज से, कन्विक्शन के लिहाज से, प्रोसिक्यूशन, अवेयरनेस, प्रिवेंशन और ऑपरेशंस के लिहाज से। और आपके सामने रोशन शेख साहब जो सेक्रेटरी बल्दियात सिंध की, उनकी गिरफ्तारी से मुताल्लिक भी